Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So today we will talk about chapter 7 and the topic is the moon. I know you all are very excited for this chapter, and for your excitement I am making this video some about not about moon. Actually, I will before starting with these topics, I want to tell you some other topics also, like galaxy, solar system, universe, then planets, satellites, all these topics. Okay, so in this video we will discuss about moon, surface of the moon, phases of the moon, tides, landing on the moon. Okay, before starting these topics, I want to tell you some I want to give you some other informations also. So let's talk about some other things before starting this video. Okay, so now we will discuss about some basic information before starting this chapter. The first topic is satellites. Okay, so what are satellites? These bodies that revolve around any planet, not only Earth. जो सिर्फ अर्थ के अराउंड ही मूव नहीं करती है, कोई भी प्लैनेट जिसके अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो मर्क्यूरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर, जो भी प्लैनेट हो जिसके अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है, उसे हम कहेंगे satellites. Okay, the bodies which revolve around any planet is in a specific orbit is known as satellite. Now it may possible that the satellites are natural और artificial, या वो natural satellites होंगे या वो artificial satellite होंगे, means man made satellites होंगे, या तो वो सब जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा मून है, ओके, मून विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड कौन मूव करते हैं? मून मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. सन, आप सबको पता है कि ये सन है, इसके अराउंड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं. अब आप कहेंगे मैम तो ये मूव क्यों कर रहे हैं इस ऑर्बिट में? ऑर्बिट क्या है? एक पर्टिकुलर पाथ है जिसमें आपके प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये आपके ऑर्बिट्स हैं. ओके, अब इसके अराउंड मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सब ने सुना होगा, जैसे मैं अगर ये चौक है, मैं अगर इसे छोड़ दूं तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये हमारे सरफेस में जाके गिर जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज क्या है, हमें ग्रेविटी पुल कर रही है. हमने क्लास 4th में भी देखा था कि जो ग्रेविटी है वो अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ, जिससे ये चौक क्या होगा? नीचे चले जाएगा. वैसे ही ग्रेविटी सन के पास भी होती है. सन जितने प्लैनेट्स है या इस यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं, हो सकता है कि प्लैनेट्स के सिवाय में कुछ एस्टेरॉइड्स भी हों, कुछ पत्थर हो, हमने पढ़ा था कुछ पत्थर भी रिवॉल्व कर रहे हो. ठीक है, वही जो रॉक्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं. ओके, कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिसे हम प्लैनेट नहीं कहते, हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं, वो भी मूव कर रहे हैं. तो उनमें भी ग्रेविटी उसे पुल करके रख रही है अपने तरफ. वो क्या कर रही है? उसे खींच कर रख रही है, जिसकी वजह से वो जो सपोज मर्क्यूरी यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं आ जाता? क्यों नहीं आ जाता? वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करता है? इस ऑर्बिट में ही वो क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल करके अपने पास रखती है. हम ग्रेविटी पढ़े थे. हम अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ये तो अपने अपने पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं. ओके, अब ऐसा क्या है जो हमारे अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है? हमारे अर्थ के अराउंड जो मूव कर रहे हैं उसे हमने क्या बोला? मून. ओके, मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है. अब आपका ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मैम नेचुरल, अगर हमने तो अभी सिर्फ बात किया कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून, बट क्या ऐसे ही बहुत सारे मून्स क्या डिफरेंट प्लैनेट्स के हैं? यस, इट्स पॉसिबल. बहुत सारे जो अलग अलग हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, उनके पास इवन हमारे पास तो 1 प्लैनेट है नेचुरल सैटेलाइट, बट बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनके पास तो 1 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं. क्या आपको पता था ये कि 1 से ज़्यादा सैटेलाइट है? ओके, अब आपका होमवर्क है
कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है। आप सर्च करिए इसे, आप इसे सर्च कीजिए और कमेंट्स में आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके हमने ये बात की सैटेलाइट्स की। सन जिसके अराउंड 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अर्थ जिस अर्थ में हम रहते हैं, वी लिव इन अर्थ प्लैनेट। ओके क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और जो कंडीशंस है वो लिविंग बींग्स के लिए सुटेबल है। अब ये हुआ आपका नेचुरल सैटेलाइट, ये हमने बात की सैटेलाइट्स की। ओके नाउ कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स, जिसे हम क्या करते हैं, हम अर्थ से कहाँ भेजते हैं। अभी आपको पता है रिसेंट न्यूज़ कि हम कहाँ भेजे थे, हमने मार्स में सैटेलाइट लॉन्च किया था, मार्स के ऑर्बिट के पास। आपको पता होगा क्यों मार्स के पास हमने क्यों भेजा था। मार्स के ऑर्बिट में हमने एक सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया था, ये भी आपका होमवर्क है। एक मूवी भी बनी थी, उस मूवी का नेम क्या है। जब हमने मार्स में सैटेलाइट लॉन्च किया था उसकी एक मूवी भी बनी थी, तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, उस मूवी का क्या नेम है और वो सैटेलाइट वहाँ क्या कर रहा है, हमने क्यों वहाँ पे लॉन्च किया सैटेलाइट। ओके नाउ द सेकेंड वन इज प्लैनेट्स। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उन्हीं प्लैनेट्स से, इन्हीं रॉक्स जिसे हम एस्टेरॉइड्स कह रहे हैं, इसी एस्टेरॉइड से, ठीक है, क्या बनता है, सोलार सिस्टम बनता है। आप ये कह सकते हैं कि सोलार सिस्टम, सन जो कि एक पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, इसके ये सब चिल्ड्रन है, ठीक है, जितने प्लैनेट्स हैं वो उसके क्या है, फैमिली मेंबर्स है, वो उसके चिल्ड्रन है। इसके कितने चिल्ड्रन हुए, 8 चिल्ड्रन, 8 प्लैनेट्स। ओके नाउ इट इज क्लियर। तो बना सोलार सिस्टम। अब सोलार सिस्टम बन गया तो सोलार सिस्टम से क्या बना, गैलेक्सीज बनी। अब गैलेक्सीज में क्या क्या होंगी, सोलार सिस्टम होगा, ये सपोज आपकी गैलेक्सी है, ठीक है, ये आपकी गैलेक्सी है, इसमें क्या होगा, आपको पता है स्काई में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस के आपके पास क्लाउड्स होंगे इस गैलेक्सीज में। अब गैलेक्सीज बोला जा रहा है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं ये है वो गैलेक्सी। ओके अब गैलेक्सीज बोल रहे हैं, इसका मतलब 1 से ज़्यादा गैलेक्सी होगी। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सीज से यूनिवर्स बना, तो हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होगी। इस गैलेक्सी में तो अर्थ है जिसमें हम रह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कोई और गैलेक्सी हो जिसमें कोई ऐसा प्लैनेट हो जहां आपकी लाइफ हो, क्या ये पॉसिबल है। थोड़ा आप सोचिएगा, फिर हम लाइव क्लासेस में इसे डिस्कस करेंगे। ये भी पॉसिबल है। अब ये पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम गए नहीं हैं अभी तक, हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। ऐसे ही टाइप की गैलेक्सी आपकी बहुत सारी है इस यूनिवर्स में, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकती है। अब जो आपका एलियन का कॉन्सेप्ट आया था कि एलियन है कि नहीं है, किसी ने बोला था हमने एलियन को देखा है, तो वो क्या है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमको ये पता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसका नेम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके मिल्की वे गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, ये वन ऑफ दीज गैलेक्सीज है मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं। अब इस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, ये पॉसिबल है कि कोई और गैलेक्सी से कोई आया हो जो हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड गैलेक्सी हो, हमसे भी ज़्यादा डेवलप कोई ऐसा प्लैनेट हो जहाँ उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिस्कवरीज की होगी, वहाँ से कोई पर्सन हो सकता है हम तक पहुँच गया हो, हम उसके तक नहीं पहुँच पाए बट हो सकता है वो हमारे तक पहुँच गया हो, शायद उनमें से कोई एक एलियन हो, ये पॉसिबिलिटी है बट हम नहीं पहुँच पाए, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, ठीक है। आपको ये समझ आया यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज से। गैलेक्सीज कैसे बना, मिलियंस ऑफ स्टार्स और सोलार सिस्टम जिसमें कि आपके एस्टेरॉइड्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, अब आपके स्टार्स भी हो गए हैं, एंड देन आपके क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस के, ये आपके सोलार सिस्टम हो गए, आपके प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए। अब हम बात करेंगे, आपको समझ आ गया अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, मून की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि मून आखिर क्या है।
आखिर सरफेस कैसा होता है मून का? क्या हम में से कोई कभी गया है मून के ऊपर? क्या हमने कभी लैंड किया है उसके ऊपर? हमें मून अलग अलग फेज में क्यों नजर आता है? हमें एक ही स्ट्रक्चर क्यों नहीं उसका नजर आता? ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मून. What is moon? Moon is the natural satellite of the earth. Like we have read rocks and minerals, they are also natural, and moon is also a natural satellite of the earth. ऐसे सैटेलाइट जिसको मैन मेड नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, जिसे हमने नहीं बनाकर भेजा अर्थ के ऑर्बिट में, जिसे किसने बनाया? अपने आप नेचुरल फेनोमेना से वो हुआ है, जिसकी वजह से हमने उसे क्या बोला? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट जैसे हमारे ईयर्स हमको पता है, हम कितने ईयर्स ओल्ड हैं. हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं कि मैम हम 10 ईयर्स ओल्ड हो गए, हम 11 ईयर्स ओल्ड हो गए. तो ये क्वेश्चन है कि मैम मून कितने ईयर्स ओल्ड है? मून कितने ईयर्स ओल्ड है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. कितने? क्या ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल है इतने ईयर्स का होना? नो, बट ये मून के लिए पॉसिबल है. सो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जैसा कि हम साइंटिस्ट ने जैसा फाइंड किया है, डिस्कवर किया है कि जैसा अर्थ भी कितने ईयर्स ओल्ड है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, वैसे ही मून भी 4.6 बिलियन ओल्ड है. नाउ मैम, इज इट्स पॉसिबल टू गो देयर एंड सी हाउ मून लुक्स लाइक, व्हाट इज द सरफेस लुक्स लाइक? सो यस. कितने किलोमीटर अवे है? लाइक मैम, हमें तो यहाँ से रायपुर जाने में 45 किलोमीटर लग जाते हैं. 45 किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर हमें मून में जाना हो तो कितना टाइम हमें लगेगा? कितना डिस्टेंस है वहाँ से का? तो कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर. 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से मून. ओके, then light. Ma'am, it is possible that there is light on moon. क्या ये पॉसिबल है? हम अपने रूम की लाइट ऑन करते हैं, हमें लाइट मिल जाती है, बट क्या ये पॉसिबल है कि मून में लाइट है? नो. आंसर इज नो. तो मैम, हमें मून कैसे दिखता है? बेटा, जब सन, ये है आपका मून, सन से आपको पता है लाइट आती है. सन जैसे ही अपनी लाइट, इसकी लाइट मून पे पड़ेगी तो मून क्या होगा? उसे रिफ्लेक्ट करेगा. वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आएंगी, और जब हम देखेंगे उसे तब हमें ये मून दिखेगा. आपको पता है कि हमारा आईज कैसे वर्क करता है? जैसे ही लाइट, जब आपके रूम की लाइट ऑन नहीं होती आप कोई ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते, बट जैसे ही आप रूम की लाइट ऑन करते हैं आपको क्या होता है? वो लाइट आपके, सपोज आपका ये बोर्ड है, वो लाइट आपके बोर्ड पे फॉल हो रही है, और वो वहाँ से फॉल होने के बाद वही रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आईज में आ रही है, जिससे आप यू कैन एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. लाइकवाइज, व्हेन लाइट फॉल्स from sun on moon, then the light reflects from there and we can see from that reflected light हम मून को देख पाते हैं उस रिफ्लेक्टेड लाइट से. ओके, सो इसकी अपनी लाइट नहीं होती मून की, हम सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उस वजह से हम मून को देख पाते हैं. अब मैम, हम मून में क्यों नहीं रह जाते? मून तो इतना अच्छा दिखता है, हम क्यों ना एक काम करें कि इतने किलोमीटर्स तो जाने हैं ना, हम चले जाते हैं वहाँ. बेटा, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं? वहाँ पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है, एयर, वाटर, ग्रेविटी, वही वहाँ पर नहीं है. आप बोलोगे मैम कैसे? बेटा, वहाँ वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, और मेन है आपकी ग्रेविटी, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. एयर एंड वाटर क्योंकि वहाँ नहीं होते इसलिए हम वहाँ नहीं रह पाते हैं. ठीक है, हमको पता है कि हम बिना ऑक्सीजन के और बिना वाटर के रह नहीं सकते. तो सिक्स्थ वन इज ग्रेविटी. आप सबको पता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है? एक ऐसा फोर्स जो हमें पुल करके रखता है, जिसकी वजह से आपको पता है, आपने वीडियोस देखे होंगे कि हम जब स्पेस में जाते हैं तो क्या होते हैं? वो इस तरह से उड़ रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है. ठीक है, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती जो उसे पुल करके रखे. हम आज खड़े हैं, हम आज अगर इस चौक को हमने पकड़ा है तो ये ऐसा है, हम जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे गिर जाएगा, हो जाएगा. वो क्या है? क्योंकि अर्थ की अपनी ग्रेविटी जो उसे पुल करके रख रही है.
अब अगर हम बात करें मून के ग्रेविटी की, तो वहाँ ग्रेविटी वीक है अर्थ के कंपैरिजन में। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं कि आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा किसी चीज़ का, उतना ज़्यादा उसमें ग्रेविटी होगी। अब आप बोलेंगे मैम कैसे? अगर ये सपोज आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, मून है। सपोज ये आपका अर्थ है और ये आपका क्या है, मून है। तो आपको पता है कि इसके वेट के अकॉर्डिंग, इसके मास के अकॉर्डिंग अर्थ बिगर है मून के कंपैरिजन में। अर्थ बिगर है तो इसका मास ज़्यादा हुआ और मून का मास कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, वो ज़्यादा होगी। और क्योंकि इसका वेट कम है, इसका मास कम है, तो इसका जो मून का जो ग्रेविटी होगा वो कम होगा। और ग्रेविटी कम होने की वजह से हमने ऐसा कैलकुलेट किया है कि 1/6 ग्रेविटी जो है अर्थ की, वो मून की जो ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ की। इसका मतलब अगर आप यहाँ से जंप करना चाहो, अर्थ में अगर आप जंप करना चाहो, तो आप जाओगे 1 मीटर। आपने 1 मीटर जंप किया। बट अगर आप यही ट्राई मून में करोगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी वीक है, तो आप चले जाओगे 6 मीटर तक। आप कहाँ तक चले जाओगे? 6 मीटर, क्योंकि वहां पे कोई पुल करने वाला ही नहीं है ना, आपको पुल करके नहीं रख रहे हैं, तो आप फ्री हो। जब आपके कोई पुल नहीं कर रहा है तो आप फ्री हो, आप कितने भी दूर जा सकते हो, वहां पे 6 मीटर तक आप चले जाओगे। सो आपको समझ आया, ग्रेविटी भी एक रीजन है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेचुरल सैटेलाइट कितने ईयर्स ओल्ड है, कितने किलोमीटर्स अवे है, लाइट होती है कि नहीं, लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और उसकी ग्रेविटी क्या होती है। We have already discussed about what is moon, मून क्या है, ठीक है, उसके आपने प्रॉपर्टीज भी देखे। अब हम क्या देखेंगे कि सरफेस कैसा होता है मून का, कैसा होता है उसके ऊपर का सरफेस। तो सबसे पहले रॉक्स एंड डस्ट, द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। उसके लिए मैं आपको पहले एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो सन होते हैं, कि जो सन होता है, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ओके। इसके बाद एक बेल्ट जैसी होती है मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं रॉक्स, सिंपल लैंग्वेज में रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो क्या होते हैं, हम यहाँ तो आपके प्लैनेट्स होते हैं, बट इसमें क्या है, आपके पत्थर, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। रिवॉल्व क्यों करते हैं सन के अराउंड? मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटी की वजह से वो सन के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जैसे अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसके बाद क्या आएंगे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके, ये आपके आएंगे। अब ये जो बेल्ट है ये डिवाइड करता है दोनों की प्रॉपर्टीज में, वो कैसे बने, ये लिसन केयरफुली, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि आपके जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये किससे मिलकर बने? ये रॉक्स से मिलकर बने, रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन जब आप बात करोगे इसके बाद की प्लैनेट्स की, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की बात करोगे, तो वो किससे मिलकर बने हैं? वो किससे मिलकर बने हैं? वो लिक्विड और गैसेस से मिलकर बने हैं, वो लिक्विड मटेरियल एंड गैसेस से मिलकर बने हुए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब मून किसके अंडर आ जाता है? मून आ जाता है आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने वाला। अब अर्थ कहाँ पर आता है? वो आपके इनर प्लैनेट्स में आता है, यहाँ वाले प्लैनेट्स में आएगा। तो ये किससे मिलकर बना है? रॉक्स एंड डस्ट से मिलकर बना है। इतना क्लियर हुआ? मून आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। नाउ उसके सरफेस कैसे होते हैं? ह्यूज प्लेन्स एंड माउंटेन्स, होल्स, वैलीज, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं वहाँ पर? प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती है छोटी छोटी, देन होल्स होते हैं। जो बड़े बड़े होल्स होते हैं मून के ऊपर, दी बिग होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर नोन एज क्रेटर्स। उसे हम क्या कहेंगे? क्रेटर्स, ओके। जो बिग होल्स होंगी, सपोज ये बिग होल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रेटर्स। ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ से 1 ही ड्रॉ किया है, बट ऐसे ही बहुत सारे वहाँ पर होल्स होते हैं, बिग बिग होल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। सो अब वन क्वेश्चन अराइजेस दैट
मैम माउंटेन्स अगर वैलीज वहाँ है तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को? हमें मून में स्पॉट क्यों दिखता है? कभी आपने देखा कि मून में से स्पॉट स्पॉट से क्यों दिखते हैं? कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट जिसकी हम बात अभी माउंटेन्स, प्लेन्स, होल्स एंड वैलीज की कर रहे हैं, ये वही स्पॉट है। बट हमें क्यों नहीं दिखता है वो? क्योंकि वो हमसे कितने दूर है? 3,84,400 किलोमीटर अवे है, हमसे वो बहुत दूर है। इसीलिए वो हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ स्पॉट दिख रहा है। बट जब आप मून के ऊपर में कोई भी जब लैंड करेंगे तब एक्चुअल में हमें नजर आएगा कि वहाँ वो क्या है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में, जब आप नॉर्मली कोई चीज़ आपके बहुत ज़्यादा दूर है और आप उस चीज़ को जब बहुत पास से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में क्या दिख रहा है। लेकिन जब आप वो बहुत ज़्यादा दूर है तब आप उसे क्या लगेगा? एक हल्का सा स्पॉट जैसा दिखेगा। तो यही आपका यहाँ पर होता है मून के साथ में। तो जो आपको स्पॉट दिखते हैं मून के सरफेस पे, वो किस चीज़ के होते हैं? प्लेन्स, माउंटेन्स, बिग होल्स विच आर नोन एज क्रेटर्स एंड वैलीज। ओके, नाउ मेटेरियोइड्स। अब मैम वो होल्स वगैरह हुए कैसे मून में? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वहां पर होल्स हो गए, बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए? तो ऐसा क्यों हुआ? होल्स कैसे बने? होल्स बने मेटेरियोइड्स की वजह से। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे मेटेरियोइड्स की एक बेल्ट होती है जहाँ पे मेटेरियोइड्स बहुत सारे घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं होते हैं, बाकी जगहों पे भी यूनिवर्स में बहुत जगह पर क्या होते हैं? रॉक्स, मेटेरियोइड्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेटेरियोइड्स है वो क्या होता है? रिवॉल्व करते करते कुछ मेटेरियोइड्स ना आपके मून पे भी आकर के क्या करते हैं? स्ट्राइक कर लेते हैं, मून पे आके टकरा जाते हैं। जब वो मून की सरफेस में आकर के हिट करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पर बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेटेरोइड्स आकर के मून के सरफेस पे हिट करेंगे और हिट करने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मून के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं और रॉक से बने होते हैं। इतना क्लियर हुआ कि सरफेस मून का कैसा होता है। ये आपकी बुक में बेटा नहीं दिया है, ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। मून में आप मून के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज दिया है आपकी बुक में, तो आप जो भी है इसे ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ द मून। मून के क्या क्या फेजेस होते हैं? अब मैम फेजेस क्या होते हैं? ये हमें वर्ड ही समझ नहीं आया बेटा। फेजेस वो होंगे जब हम उसका मून का ब्राइट साइड देखेंगे। When we see the bright side of the moon, then we will call it phases. Okay? हम phases कब कहेंगे? जब उसका हम bright side देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो जो भी आपके चौक के जो पोर्शन दिख रहे हैं, ये पोर्शन पूरे आपको मून के ब्राइट साइड को बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब अर्थ एंड सन, ये आपके यहाँ पे सन है, सनलाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे जब सन एंड अर्थ के बीच में आपका मून होगा, इफ मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन, तब क्या होगा कि हम, क्योंकि हमको पता है कि लाइट जो है वो मून की अपनी खुद की नहीं होती है, अपनी ओन लाइट उसकी नहीं होती है। वो क्या करता है? जब सनलाइट उस पर फॉल होगी तब हम उसके उस पोर्शन को देख सकते हैं। बट हम तो यहाँ अर्थ में है और हमें क्या दिख रहा है? ये पोर्शन दिख रहा है, हमें मून का ये पोर्शन दिख रहा है। और सनलाइट कहाँ फॉल हो रही है? लाइट यहाँ फॉल हो रही है, तो क्या हम उसे देख पाएंगे? नो, वी आर अनेबल टू सी दैट पोर्शन ऑफ द मून वेयर लाइट फॉल्स। हम यहाँ से क्या, यहाँ से जाके देखेंगे? नहीं ना, हम नहीं देख पाएंगे। और जब हम मून को नहीं देख पाते, हमें नहीं दिखता मून, तब वो किस फेज में होता है? तब हम उसे कहते हैं न्यू मून। अभी अभी उसका बॉर्न हुआ है इसलिए वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? उसका बर्थ हुआ है इसलिए वो हमें नहीं दिख रहा है। अब जब वो धीरे धीरे करके 3 डेज के बाद, अब जब वो धीरे धीरे इस तरह से रिवॉल्व करते हुए जब वो कहाँ आएगा? जब वो 3 डेज के बाद अपने इस फेज में आएगा। ठीक है, जब वो यहाँ आएगा तब हम उसे क्या कहेंगे? वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट क्यों? वैक्सिंग इसलिए क्योंकि वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उसका जो ब्राइट पोर्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसे वैक्सिंग बोले। और क्रिसेंट क्यों बोले? क्योंकि जब वो ऐसे शेप का है ना, इसलिए हमने उसे क्रिसेंट बोला। ये शेप को क्या बोलते हैं? क्रिसेंट शेप कहते हैं। ठीक है, अब हाँ क्या होगा? सनलाइट इसके इस साइड पे पड़ेगा और हम क्या है? यहाँ से अभी
इस पोर्शन को देख सकते हैं, इसलिए हमने उससे बोला वैक्सिंग क्रिसेंट। नाउ अब क्या होगा, वो अपने यहाँ से धीरे धीरे करके वो मून यहाँ आएगा, अर्थ के अराउंड मूव करता है ना, इसलिए। अब जब वो यहाँ आया तो उसने क्या किया, अपना फर्स्ट क्वार्टर फिनिश किया। यहाँ आपके कितने हैं, फोर्थ क्वार्टर है, देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर, देन ये आपके सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट करेगा, आपके थर्ड क्वार्टर, एंड लास्ट आपके यहाँ फोर्थ क्वार्टर न्यू मून में आके कंप्लीट होगा। अब आपके जो ये फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पे क्या होगा, आपके मून के हाफ पोर्शन में क्या होगा, सनलाइट आएगा, ठीक है। इसके हाफ पोर्शन में सनलाइट आएगा, इसलिए हमें क्या होगा, हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन उसका विजिबल होगा। अब जब वो धीरे 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 करके और इधर आया, वो क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे हम वैक्सिंग वर्ड यूज किया, मतलब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब उसका ब्राइट साइड इंक्रीज होगा तो हम उसे वैक्सिंग कहेंगे। गिब्बस, गिब्बस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो हमें विजिबल है। क्रिसेंट में क्या था, देखिए ऐसा शेप था जिसमें सिर्फ हमें इतना ही पार्ट विजिबल था। अब गिब्बस क्यों बोला हमने, क्योंकि इसका ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट क्या है, इस तरह से हमें शो हो रहा है, ब्राइट साइड शो हो रहा है, ठीक है। अभी ये इंक्रीज हो रहा है, अब कुछ ऐसा पार्ट आएगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा हमें विजिबल होगा, आएगा। जब ये मून यहाँ आएगा तब ये क्या होगा, पूरी की पूरी सनलाइट किस में आएगी, हमारे मून के ऊपर फॉल होगी। इसीलिए हम तो यहाँ है, हम अभी इसे देख सकते हैं मून को यहाँ पर। तो जब हम इसे देख सकते हैं, आपने देखा होगा पूरा चांद आपको कब दिखाई देता है, पूरा मून आपको जिस दिन दिखाई देता है तब उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून, ठीक है। ये हुआ न्यू मून, स्टार्ट हुआ था वहां से, बर्थ होने के बाद धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये अपने यंग एज में आ गया है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे यंग एज में आ गया है। हम जैसे यंग एज में आते हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कि आप अगर बात कर लें एक ह्यूमन बॉडी की, वो जब एक बच्चा जब उसका बर्थ होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर जब उसकी एज बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तब क्या होता है, वो इस तरह से बैंड होता है, उसकी जो बैकबोन है वो धीरे धीरे बेंड होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, क्या मून के साथ भी वैसा होगा, हाँ मून के साथ भी हो सकता है वैसा। अब जब फुल मून धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब फुल मून अपने इस पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, हमें धीरे धीरे ये विजिबल होना कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विजिबल हमें ये फुल मून यहाँ पर होगा, ठीक है। ये मून हमें विजिबल सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा सनलाइट हमें यहीं पे मिलेगी। अब जैसे जैसे वो अपने इधर इधर मूव करते जाएगा, वो वैनिंग गिब्बस में आएगा। वैक्सिंग मीन्स इंक्रीज होना, एंड वेनिंग मीन्स डिक्रीज होना, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। गिब्बस मैंने आपको बताया था, इस शेप को गिब्बस कहते हैं। इतना पोर्शन हमें विजिबल होगा। अब क्या होगा, इसके अपने थर्ड क्वार्टर में आएगा, जैसे आपके यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में आया था, यहाँ सेकंड क्वार्टर हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वार्टर में आया। थर्ड क्वार्टर में आया तो क्या होगा, इसका हमें हाफ पोर्शन क्या होगा, विजिबल होगा, क्योंकि हम यहाँ आए, हम तो उसका हाफ पोर्शन ही देख पाएंगे ना। अब यहाँ से जैसे ही सनलाइट आ रही है तो ये अपने किस में गया, दूसरे फेज में गया, जिसे हम वेनिंग क्रिसेंट कहेंगे। वैक्सिंग क्रिसेंट हमें इतना ही पोर्शन विजिबल था, अब वेनिंग क्रिसेंट में हमें इतना पोर्शन ही विजिबल है, क्योंकि देखो हम यहाँ पर है ना, हम क्या है, हम अर्थ में, तो हमें अर्थ के अकॉर्डिंग हमें यही पोर्शन विजिबल होगा, ठीक है। हमें जो पोर्शन विजिबल होगा हम उसी को बताएंगे। ये पोर्शन हमें यहाँ विजिबल था बट सनलाइट नहीं आ रही थी, अब ये पोर्शन विजिबल है और वहाँ क्या आ रही है, सनलाइट भी आ रही है, इसलिए हमें ये विजिबल है। तो हमारा इतना पोर्शन क्या होगा, ब्राइट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वेनिंग क्रिसेंट, ठीक है। अब वो वापस किस में चला जाएगा, न्यू मून में चला जाएगा, ठीक है। जब अर्थ और सन के बीच में, व्हेन न्यू मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, तब हमें क्या होगा, ये विजिबल नहीं होगा और फिर से हमें मून विजिबल नहीं होगा। आपको मेरे ख्याल से समझ आया कि फेजेस ऑफ द मून, कौन कौन से फेजेस में हमें मून दिखते हैं, ठीक है। जिस पोर्शन में सनलाइट आएगी वही पोर्शन हमें विजिबल होगा। और ये एक 2 पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें कौन सा पार्ट दिख रहा है मून का हमें ये पार्ट दिख रहा है, तो क्या उस पार्ट में सनलाइट आ रही है। अगर उस पार्ट में सनलाइट आ रही है तो हमें वो विजिबल है। अगर सपोज ऐसे है और हमें
जैसे आपके यहाँ पर है, सनलाइट तो मून पे फॉल हो रही है बट ये इस साइड पे फॉल हो रही है और हम हैं इस साइड पे, तो क्या हम देख पा रहे हैं? हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। फुल मून, न्यू मून और इसके जितने फेजेस हैं, हमने इसे वैक्सिंग गिब्बस क्यों कहा, वैक्सिंग क्रिसेंट क्यों कहा, वैक्सिंग क्यों इंक्रीज हो रहा है, वेनिंग क्यों डिक्रीज हो रहा है। अब क्रिसेंट एंड गिब्बस, क्रिसेंट आपका इस शेप को कहेंगे और गिब्बस आपका किस शेप को कहेंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम पार्ट कैसा रहेगा, मैक्सिमम पार्ट कैसा रहेगा आपका, ब्राइट रहेगा और इसमें मिनिमम पार्ट रहता है इस शेप में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर है टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो मून है, ये मून आपका नेम क्यों पड़ा और ये कितने टाइम में आपका ये जो फेज है ये कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहली बात कि आपका 29.5 डेज एंड 27.3 डेज, इतने डेज। अब मैम ये डेज क्या है, आपने ऐसा क्यों लिखा है और 2 डेज क्यों लिखे हैं, 2 टाइप्स के? बिकॉज आपका क्या होता है कि आपका वन रिवॉल्यूशन यहाँ से लेकर जितने फेज आपका कंप्लीट होगा, वन रिवॉल्यूशन जो मून है वो अर्थ का लगा लेगा, तो वो कितने डेज में कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा 27.3 डेज में, ठीक है। 27.3 डेज, आप अराउंड 27.3 डेज होता है, आप उसे 1 मंथ मान सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ में आपका क्या कंप्लीट होगा, मून का ये पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मून वर्ड किससे आया है, मून वर्ड मंथ, मंथ किससे आया, मून से ही आया है आपका। देखो ये मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ 30 डेज और ये क्या बोल रहे हैं 27.3 डेज, अराउंड 27.3 डेज, मतलब आपका लगभग आप मान सकते हैं 30 डेज। आपका 1 मंथ में ये जो मून है ये अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मून कहाँ से, मंथ हमारा कहाँ से आया, मून से ही आया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 29.5 डेज क्या है। इस 27.3 डेज को मीन्स 1 मंथ को जब ये पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो हम उसे कहते हैं साइडेरियल मंथ। और हम 29.5 डेज ये कब लगेगा, जब आपका 1 फुल मून से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होकर 1 फुल मून में ही कंप्लीट होता है, तब वो कितने डेज में कंप्लीट होते हैं, 29.5 डेज में कंप्लीट होते हैं। तो आपको समझ आया कि आपका मंथ जो वर्ड आपका बना है वो कहाँ से बना है, मून से। 1 मंथ में आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है मून का। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। आई हैव मेड फॉर यू ऑल दिस डायग्राम, ओके। We will discuss about tides. What are tides? आपने सुना होगा कि जब, अच्छा आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे इस बारे में, कि जब आपके 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यू नो वेरी वेल दैट अर्थ में जो 70% है वो आपके वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लिविंग बींग्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जब 70% वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ, तो आपने ये नहीं सोचा कि जो हमने हमेशा बात हम कर रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो उसे पुल करके रख रही है ना, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या है, उनको सन जो है वो अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या है वहाँ पे वर्क कर रही है। तो अगर ग्रेविटी वहाँ वर्क कर रही है और इतनी ज़्यादा, और ये जो मून है ये भी तो ग्रेविटी लगाएगा ना, इसकी भी ग्रेविटी है, इसकी भी ग्रेविटी है, दोनों क्या करेंगे, अर्थ को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। अर्थ एक अपने ऑर्बिट में मूव करते रहेगा बट इसे पुल करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि इसमें लैंड भी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अर्थ में लैंड नहीं है, लैंड भी है, वाटर भी है, बट मैक्सिमम 70% के हमारे वाटर है। तो अब लैंड तो उठ करके नहीं आ जाएगा, लैंड तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, वाटर आएगा, ओके। वाटर जो है वो क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस पर लगेगा, फोर्स ऑफ जो आपका ग्रेविटी लगेगा, जो पुल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो वाटर है ना ओशियंस पे आपके, ठीक है, ये आपके ओशियंस है, इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका पुल होगा, और सबसे ज़्यादा ये कब होगा, जब आपका मून
और आपका सन दोनों हमने अभी फेजेस ऑफ मून कहा, फुल मून एंड न्यू मून, ठीक है। जब आपका ये कौन से पोजीशन में है, ये न्यू मून पोजीशन पे है, तो न्यू मून और सन ये दोनों जब एक एक डायरेक्शन से इसे क्या करेंगे, अपनी तरफ ग्रेविटी लगाएंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो वाटर है ओशियंस में वो क्या होंगे, वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। वो क्या होंगे, वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। कोई चीज़ खींच रही होती तो वो उठने की कोशिश करती है। ये वाटर क्या होंगे, इस तरह से उठने की कोशिश करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से तो दोनों तरफ से करेंगे। अब अगर हम बात करें कि जब मून आपका इस पोजिशन पर होगा, ठीक है, इस पोजीशन में होगा, आपके क्वार्टर वाले पोजीशन पे होगा, तब मैम क्यों नहीं ज़्यादा हमारा टाइड्स उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहीं पर क्यों होगा, क्योंकि आप ये सोचिए जब सन यहाँ से ग्रेविटी है वो पुल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मून है, यहाँ से ये पुल करने की कोशिश कर रही है, तो वो जाएगा कहाँ, वो यहाँ जाएगा कि वो यहाँ जाएगा। सपोज आप खड़े हैं, आपको आपके 2 फ्रेंड्स हैं जो आपको इसी पोजीशन से, 2 फ्रेंड्स हैं वो आपको इसी पोजीशन से क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो एक ही डायरेक्शन से आपको पुल करेंगे तब आप क्या होंगे, आप उसकी तरफ चले जाएंगे। बट जब आपका कोई 1 हैंड यहाँ से खींच रहे हैं एंड देन 1 हैंड यहाँ से आपको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस साइड जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना आप किसी 1 साइड। हाँ, लेकिन अगर किसी 1 का प्रेशर आप पे ज़्यादा पड़ा, ज़्यादा फोर्स लगाया उसने, तो आप ज़रूर उस साइड चले जाएंगे। तो जब ऐसा होगा कि वो किस पोजीशन पे होगा, न्यू मून, एंड वो किस पोजीशन पे होगा, फुल मून, जब इस टाइप से जब उसे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जब वो खींचने की कोशिश करेंगे ना, तब यहाँ का लैंड तो नहीं बट यहाँ के जो वाटर है ओशियंस में, जितने भी वाटर होते हैं, वो क्या होंगे, उस फोर्स की वजह से ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी उसमें लहरें आने स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी। आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी लहरें उसमें आती है ओशियंस में। तो जब वो बड़ी बड़ी लहरें आएंगी ना, तब हम उसे कहेंगे हाई टाइड्स, बिकॉज वो हाई होंगी, हाई टाइड्स। लेकिन जैसे ही इनका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा, मून अपना पोजिशन, अपना फेस चेंज करेगा, तब इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टाइड्स। तब उसमें क्या हो जाएंगे, टाइड्स कम हो जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हाई टाइड्स के अपोजिट लो टाइड्स, ठीक है, जिसे हम लो टाइड्स कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको टाइड्स क्लियर है कि टाइड्स होते क्यों हैं, होते कैसे हैं। जब उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, जब उसे क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। मून और सन दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के ऊपर इस तरह से लगाते हैं कि उसका जो वाटर है, वाटर लेवल वो तुरंत इंक्रीज हो जाता है। वाटर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किस वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ. So our last topic is landing on the moon. Okay, today's video last topic is landing on the moon. क्या कभी ऐसा हुआ है कि मून पे किसी ने लैंड किया है? अब लैंड किया है तो ऐसा वो किस में गए होंगे जिसने उसने लैंड किया? उस प्रोग्राम के नाम क्या था? So American spacecraft Apollo 11 Kennedy Space Center at Florida, USA. USA के, अमेरिका के एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है अपोलो 11, कहाँ से उस स्पेसक्राफ्ट क्या होते हैं, जिसपे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठते हैं और वो कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जो स्पेस में जाते हैं, ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो स्पेस में जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के थ्रू। कहाँ से उन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में गया था, मून पे लैंड किया था, कैनेडी स्पेस सेंटर एट फ्लोरिडा जगह का नाम है यूएसए का। और वो कौन सी डेट को यहाँ से गए थे, 16 जुलाई 1969। ओके, अब कौन से एस्ट्रोनॉट्स गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। ये जो 3 आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, 3 ह्यूमंस हैं जो कि कहाँ गए थे, वो मून पे गए थे। मून पे उसने क्या किया था, लैंड किया था, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमंस हैं जो कहाँ जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट के थ्रू स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो
अब आप ये पूछोगे कि मैम तो ये तो 3 गए थे, बट उनमें से फर्स्ट कौन था जिसने मून पे लैंड किया था, जो मून पे पैर रखे थे? तो द फर्स्ट ह्यूमन, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विच स्टेप्ड आउट ऑन दी मून, सरफेस ऑफ मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो आपके जीके के में आपने सुना भी होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, जो सबसे पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट है जिसने मून की सरफेस में लैंड किया था। ओके, तो अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो लैंड किए थे, बट उनके साथ में उनके बाद में जिसने स्टेप रखा था वो थे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, ये दोनों ने वहाँ पे लैंड किया था। फर्स्ट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देन अब माइकल कॉलिंस का क्या हुआ? माइकल कॉलिंस वहाँ लैंड नहीं किए थे, वो अपने स्पेस क्राफ्ट में ही थे। माइकल कॉलिंस अपने स्पेस क्राफ्ट में थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने वहाँ पर लैंड किया था। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ? अब मून एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स लैंड किए, एक ऐसा ओनली बॉडी है जिसमें ओनली सेलेस्टियल बॉडी है जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट लैंड किया है। बाकी ऐसा कोई भी और आपका सेलेस्टियल बॉडी नहीं है जिसमें किसी भी एस्ट्रोनॉट ने लैंड किया हो। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो अभी हैं क्या? वो क्या प्रेजेंट में हैं अभी, या उनकी डेथ हो गई है? ये मुझे आप लोग बताएंगे। आपका फर्स्ट होमवर्क क्या था? आपका फर्स्ट होमवर्क था कि आपके नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून अर्थ का है, क्या वैसे ही बाकी अदर प्लैनेट्स के भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? ये आपको सर्च करके मुझे बताना है। अगर है तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है? 1 2 3 4 5 6 या फिर अराउंड 80 90? कितने मैक्सिमम सैटेलाइट वाला कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके इतने सारे, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? ओके, देन सेकंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या उनकी डेथ हो चुकी है या क्या वो अभी भी है? ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो ये आपका एंड होता है लैंडिंग ऑन द मून। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमने गैलेक्सीज, यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उसके मून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, मून क्या होता है, देन उसका सरफेस कैसा होता है, उसके जो फेजेस होते हैं, फेजेस कौन कौन से होते हैं, कहाँ सनलाइट गिरती है। देन आपके फेजेस के बाद आपने देखा कि टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स के बाद लैंडिंग ऑन द मून। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। देन वी विल मीट इन आवर लाइव क्लासेस। टिल देन बाय।